वू झांगकुंग की बात सुनकर तांग वुलिन खुशी से भर उठा। अब जब वू झांगकुंग उसके साथ थे तो भविष्य में दूसरी मोहर तोड़ने के लिए जरूरी वस्तुएं ढूंढने की चिंता उसे नहीं करनी पड़ेगी। धन्यवाद टीचर वू, मैं कड़ी मेहनत करूंगा और कुछ वर्षों में उन्हें खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे कमा लूंगा। तांग वुलिन के चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। अब उसे रास्ता दिखाई दे रहा था। मौजूदा अनुमान के अनुसार उसके पास दूसरी मोहर तोड़ने के लिए अभी 5 साल और थे, और जब वो ऐसा कर लेगा तब शायद अगली मोहर की चिंता उसे 20 साल की उम्र तक नहीं करनी पड़ेगी। वो अभी केवल 10 साल का था। उसे पूरा विश्वास था कि आने वाले 10 वर्षों की शांति में उसे तीसरी मोहर तोड़ने का अवसर अवश्य मिलेगा। वू झांगकुंग ने हल्का सा सिर हिलाया लेकिन बात आगे नहीं बढ़ाई। हालांकि वास्तव में वे तांग वुलिन के लिए वे वस्तुएं ढूंढ सकते थे और इससे तांग वुलिन के लिए चीजें आसान हो जाती, पर उनका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मनुष्य वही चीज सबसे अधिक संजोता है जो वो स्वयं अर्जित करता है। केवल अपने पैरों पर खड़े होकर ही कोई स्थिरता से आगे बढ़ सकता है। ये शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक था। और फिर वे वस्तुएं महंगी अवश्य थीं, पर तांग वुलिन जैसे कम उम्र में ब्लैकस्मिथ की उच्च रैंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए उन्हें हासिल करना असंभव नहीं था। बस समय की बात थी। वू झांगकुंग ने तय कर लिया था कि तांग वुलिन के विकास के लिए जरूरी है कि वो स्वयं मेहनत कर उन्हें पाए। माननीय अतिथियों, हम अब नीलामी शुरू करने जा रहे हैं। एक मधुर और सुरीली स्त्री स्वर ने पूरे हॉल में गूंजते हुए घोषणा की। रोशनी मंद हो गई और मंच की लाइटें चमक उठी। गहरे लाल रंग की पोशाक पहने एक सुंदर स्त्री मंच पर आई और बैठी हुई भीड़ को झुककर अभिवादन किया। कुछ कर्मचारी भी एक तरफ से बाहर आए, जिन्हें बोली लगने पर बोलियों पर नजर रखने का काम सौंपा गया था। जैसे ही कोई बोलीदाता अपना संकेत पट उठाता, कर्मचारी तुरंत उसे दिखाकर नीलामीकर्ता को सूचित करते ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। सबसे पहले मैं आप सभी माननीय अतिथियों का स्वर्ग डॉ इंपीरियल ऑक्शन की ओर से स्वागत करती हूँ। अब पहले वस्तु की प्रस्तुति। वो बिना किसी अतिरिक्त बात के सीधे मुद्दे पर आ गई और मुस्कुराते हुए सुनहरी नक्काशीदार मेज के पीछे जाकर खड़ी हो गई। मंच पर एक गाड़ी धकेली गई और पीछे लगी स्क्रीन जगमगाई। आज की हमारी पहली वस्तु है अत्यंत दुर्लभ स्पिरिट फ्रूट फ्रोजन ग्रास। जैसा कि सभी जानते हैं, फ्रोजन ग्रास शीर्ष श्रेणी का बर्फ तत्व वाला स्पिरिट फ्रूट है और किसी भी बर्फ तत्व वाले सोल मास्टर के लिए अत्यधिक उपयोगी है। इस 1000 साल पुराने फ्रोजन ग्रास को प्राप्त करने के लिए हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी। इसीलिए मैं आप माननीय अतिथियों को बताना चाहूंगी कि ये आज की हमारी सबसे उत्तम स्पिरिट वस्तु है। गाड़ी पर लाल कपड़े से ढका एक श्वेत जैसे येद का डिब्बा रखा था। उसके खुलने की जगह से बर्फ जैसी शीतल धुंध फैल रही थी, जिसके भीतर हल्की नीली घास धीरे धीरे हिल रही थी। क्रिस्टल जैसी चमकती घास के चारों ओर पवित्रता का हल्का आभा मंडल था, मानो किसी रत्न से तराशी गई हो। कितनी सुंदर है, यही तांग वुलिन का पहला विचार था। वो झांगकुंग की आवाज उसके बगल से आई। वो गलत नहीं कह रही, फ्रोजन ग्रास सचमुच बर्फ तत्व वालों के लिए सबसे उत्तम होता है। तांग वुलिन ने सोचा समझा सा प्रश्न किया, तो क्या ये आपके लिए उपयोगी है टीचर? वो झांगकुंग ने सीधे कहा, हाँ, पर ये वाला नहीं, ये बहुत छोटा है। जब फ्रोजन ग्रास एक निश्चित आयु पर पहुंचता है तो इसकी पत्तियां नोक पैदा करती हैं। हर नोक 15,000 वर्षों की आयु दर्शाती है। क्या तुम्हें याद है तुमने टांग संघ में स्पिरिट पगोड़ा के संस्थापक की प्रतिमा देखी थी? स्पिरिटाइज डुलुओ, हाउ? तांग वुलिन ने पूछा। वो झांगकुंग ने सिर हिलाया। हाँ, यही। उसके स्पिरिट सोल में से 8 नोक वाला फ्रोजन ग्रास था, यानी 1 लाख साल के स्तर का, जो खुद चेतनावन था। अत्यंत शक्तिशाली पौधा प्रजाति का सोल बीस्ट। और ये तथ्य कि वो स्पिरिटाइज डुलुओ का स्पिरिट सोल बना, उसकी शक्ति को सिद्ध करता है। तांग वुलिन समझ गया। ओह, तो ऐसा है। ये तो वास्तव में बहुत साधारण वस्तु निकली। प्रारंभिक बोली है 10 लाख फेडरल कॉइन और हर अगली बोली पिछले से कम 1 लाख अधिक होनी चाहिए। बोली शुरू होती है। जैसे ही नीलामी शुरू हुई, पूरे हॉल में संकेत पट्टियां लहराने लगी। यही नीलामीकर्ताओं की योजना थी, इसीलिए उन्होंने इसे सबसे पहले रखा था। नीलामी घर हमेशा अपनी श्रेष्ठ वस्तुएं पहले 3 से 5 आइटम में बेचते हैं, ताकि नीलामी का माहौल गर्म हो जाए। उनका लक्ष्य होता है कि बोलीदाता अपना धैर्य खो दें और वस्तु के वास्तविक कीमत से कहीं अधिक कीमत लगा दें, जिससे उन्हें भारी लाभ हो। कीमत जल्द ही 3 मिलियन पार कर गई। शुरुआती कीमत भले कम थी, पर अनुभवी लोग इसकी वास्तविक कीमत भली भांति जानते थे। ये वू झांगकुंग जैसे सोल एम्परर के लिए भले ही महत्वहीन ना हो, पर 2 या 3 रिंग वाले सोल मास्टर के लिए ये अनमोल खजाना था, जो उनके सोल पावर को 2 स्तर बढ़ा सकता था और उनके मार्शल वुर्सुल की आधारभूत गुणवत्ता बढ़ा सकता था। ऐसी संभावना का आकर्षण कौन ठुकरा सकता है? जैसे जैसे कीमत बढ़ती गई, बोली की हलचल कम होती गई और अंततः सिर्फ दूसरी मंजिल के अमीर बोलीदाता ही रह गए। 5 मिलियन,
दूसरी मंजिल के एक बोलीदाता ने जोर से कहा। 1000 साल पुराना फ्रोजन ग्रास नीली रोशनी से चमका, मानो बोलीदाता को जवाब दे रहा हो। 6 मिलियन। दूसरी मंजिल के किसी और ने तुरंत 1 मिलियन बढ़ाकर बोली लगाई। 6 मिलियन 5 लाख, पहले ने जवाब दिया। 7 मिलियन। दूसरे बोलीदाता ने दृढ़ता से कहा। महिला नीलामीकर्ता की मुस्कान और चौड़ी हो गई। 7 मिलियन इसकी वास्तविक कीमत 6 मिलियन से अधिक था। ये दुर्लभ तो था, पर यह सिर्फ एक नोक वाला था। यदि 2 नोक वाला होता तो इसकी कीमत आसमान छू जाती। 7 मिलियन 5 लाख। तांग वुलिन के लिए डिब्बे में बैठे बोलीदाताओं को देख पाना कठिन था, पर फिर उसे याद आया कि उसके पास पर्पल डीमन आइज है। उसने उन्हें सक्रिय किया और आसानी से अंधेरे को भेद कर देखा। चौथे डिब्बे में बैठा बोलीदाता दांत पीसते हुए गुस्से से भर रहा था। 8 मिलियन। 8वें डिब्बे की बोली सुनकर सब दंग रह गए। 9 मिलियन। 8वें डिब्बे की बोली सुनकर सब दंग रह गए। 10 मिलियन। 6ठे डिब्बे के बोलीदाता ने और दृढ़ता से कहा। हॉल में सन्नाटा छा गया। इस बार किसी ने प्रतिस्पर्धा नहीं की। 10 मिलियन 1 बार, 2 बार, 3 बार, सौदा पक्का। नीलामीकर्ता ने हथौड़ा बजाया। नीलामी की पहली वस्तु 1000 साल पुराना स्पिरिट फ्रूट 10 मिलियन में बिका। तांग वुलिन का चेहरा बिगड़ गया। उसने सोचा भी ना था कि 1000 साल पुरानी एक साधारण स्पिरिट घास इतनी अविश्वसनीय कीमत पर बिकेगी। तो 1000 साल पुराने ड्रैगन स्केल फ्रूट की कीमत कितनी होगी? अगर ये भी इतनी ही महंगी हुई तो 15 साल की उम्र तक शायद वो अपनी पूरी कमाई झोंक कर भी उन्हें हासिल नहीं कर पाएगा। वू झांगकुंग ने फुसफुसाया। फ्रोजन ग्रास खास होता है। मेरी नज़र में वे इतनी ऊंची बोली इसलिए लगा रहे थे क्योंकि वे उसे आगे बढ़ाकर उगाना चाहते हैं। ये सामान्य कीमत नहीं है, चिंता मत करो। तांग वुलिन ने उनकी ओर देखा। वू झांगकुंग सामान्य की तरह ही शांत, सीधे बैठकर निर्लिप्त चेहरा लिए। क्या टीचर वू ठंडे स्वभाव के हैं? मेरा दिल इतना गर्म क्यों महसूस हो रहा है? जैसा वू झांगकुंग ने कहा, आगे बोली में आने वाले 1000 साल के स्पिरिट फ्रूट और स्पिरिट ग्रास ऊंची कीमत पर बिके, लेकिन फ्रोजन ग्रास जितनी नहीं। तांग वुलिन ने राहत की सांस ली। अब आज की चौथी वस्तु, 1000 साल पुराना ड्रैगन स्केल फ्रूट। कहते हैं कि दैत्य ड्रैगन अब तक के सबसे शक्तिशाली सोल बीस्ट रहे हैं, और ड्रैगन स्केल फ्रूट केवल उस मिट्टी में पनपता है जो ड्रैगन के रक्त से सिंचित हो। इसके नाम का कारण इसके ऊपर मौजूद हल्के ड्रैगन स्केल जैसे चिन्ह हैं। ये दंतकथा सच है या नहीं हमें नहीं पता, पर हम निश्चित रूप से जानते हैं कि इसे उगाने के लिए ड्रैगन रक्त चाहिए होता है, जिससे इसकी खेती अत्यंत कठिन होती है। हमारी जांच के अनुसार ये ड्रैगन स्केल फ्रूट शायद किसी अत्यंत शक्तिशाली ड्रैगन प्रकार के सोल बीस्ट का रक्त अवशोषित कर चुका है, और इसी कारण ये अन्य फलों से कहीं अधिक प्रभावशाली है। दुर्भाग्यवश इसे बहुत जल्द तोड़ लिया गया और अब इसके 10,000 वर्षीय बेशकीमती बैंगनी ड्रैगन स्केल फ्रूट में बदलने की कोई संभावना नहीं है। नीलामी की प्रारंभिक कीमत 1 मिलियन से शुरू होती है। प्रारंभिक कीमत 1 मिलियन? जम चुके घास को छोड़ दें, पहले की सभी वस्तुओं की शुरुआती कीमत केवल कुछ लाख ही थी। अचानक ये 1 मिलियन कैसे हो गई? टैंग वुलिन का शांत हृदय फिर से घबराहट में धड़कने लगा। क्या मैं ये बोली जीत भी पाऊंगा? 1 मिलियन 1 लाख, किसी बोलीदाता ने बोली लगाई। नीलामीकर्ता द्वारा बताए गए इस ड्रैगन स्केल फ्रूट की विशेषता ने टैंग वुलिन का उत्साह बढ़ा दिया था, इसलिए उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। मंच पर लगी स्क्रीन पर फल का चित्र दिखाई दे रहा था, एक अंडाकार आकार जिसकी ऊर्जा को सुरक्षित रखने के लिए शाखाएं अभी भी जुड़ी थी। उसका आसमानी रंग किसी रत्न जैसा क्रिस्टलीय था, लेकिन सबसे आकर्षक थी उसकी सुनहरी दांतेदार नसों की हल्की बनावट, जो उसकी प्रसिद्ध स्केल जैसी उपस्थिति दर्शाती थी। वे स्केल टैंग वुलिन के दाहिने हाथ पर रूपांतरण के समय उभरने वाली सुनहरी स्केल से बेहद मिलते जुलते थे। सिर्फ एक नज़र डालते ही टैंग वुलिन का मन इसे पाने की लालसा से भर गया। अगर मुझे ये मिल जाए तो निश्चित रूप से दूसरी सील तोड़ने में मदद मिलेगी। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, ये ड्रैगन स्केल फ्रूट साधारण नहीं है, नीलामीकर्ता ने जरा भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा है। वू झांगकुंग ने उसके कान में धीरे से कहा, लेकिन इससे टैंग वुलिन की बेचैनी और बढ़ गई। आखिरकार वू झांगकुंग ही अकेले सूझबूझ रखने वाले व्यक्ति नहीं थे। 2 मिलियन। वू झांगकुंग ने शांत भाव से अपनी तख्ती उठाई, 11,10,000 की बोली के बीच सीधे 2 मिलियन की बड़ी छलांग लगाते हुए। हॉल एक पल को शांत हो गया, लेकिन जल्द ही किसी और ने बोली लगा दी। कुछ और बोलियों के बाद कीमत 3 मिलियन के करीब पहुंच गई। हर बोली के साथ टैंग वुलिन और भी बेचैन होता गया। अब क्या करें? 5 मिलियन। एक गड़गड़ाती आवाज़ हॉल में गूंज उठी, इतनी जोरदार कि टैंग वुलिन को जैसे आंखों के आगे तारे नजर आने लगे। 5 मिलियन? कीमत 5 मिलियन पर पहुंच गई। ये वही छठे निजी कमरे वाला बोलीदाता था जिसने पहले 1000 वर्षीय फ्रोजन ग्रास भी जीत लिया था।
सुंदर नीलामीकर्ता की भौहें उछली, उत्साह से नहीं बल्कि चिंता से। उसे एक बुरा एहसास हुआ। इस ड्रैगन स्केल फ्रूट का मूल्य फ्रोजन ग्रास जितना ही था, लगभग 6 मिलियन। फ्रोजन ग्रास की ऊंची बिक्री सुखद थी, लेकिन अगर वही बोलीदाता फिर से इतनी ऊंची बोली लगा दे तो शायद कोई प्रतिस्पर्धा ही ना करे। टीचर वू, अब हम क्या करें? टैंग वुलन ने घबराकर पूछा। वू झांगकोंग ने उसकी आंखों में देखा। हम इसे छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन टैंग वुलन चिंतित था। उसे लगता था ये ड्रैगन स्केल फ्रूट उसके लिए विशेष रूप से उपयुक्त है और वो इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। टीचर वू, मुझे ये चाहिए, मुझे इसकी ज़रूरत है। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? मैं वापसी पर लौटा दूंगा, टैंग वुलन ने व्याकुल होकर कहा। वू झांगकोंग ने सिर हिलाया और उनके कुछ कहने से पहले ही उन्होंने एक ठंडी आभा छोड़ी। ठंडक की लहर ने टैंग वुलन की घबराहट पल भर में दूर कर दी। उसे ये नहीं पता था कि 1000 वर्षीय आत्मा फल का असल मूल्य कितना होता है, लेकिन यदि वू झांगकोंग ने छोड़ने का फैसला किया है तो निश्चित ही कीमत अब वास्तविक मूल्य से बहुत अधिक हो चुकी होगी। अपने साथियों की तुलना में टैंग वुलन की मानसिक स्थिरता अधिक थी और केवल कुछ क्षणों में ही उसने अपनी हताशा काबू में कर ली। वो शांत बैठ गया। 5 मिलियन पहली बार, 5 मिलियन दूसरी बार, तीसरी बार। विक्रेता को बेचा। टैंग वुलन चुपचाप देखता रहा जबकि अवसर उसके हाथ से फिसल गया और नीलामीकर्ता ने बेबस होकर बिक्री की घोषणा की। नीलामी हाउस से उसे कोई शिकायत नहीं थी। यही नीलामी का स्वभाव है। हर वस्तु आदर्श कीमत पर नहीं बिकती और फ्रोजन ग्रास और ड्रैगन स्केल फ्रूट की औसत कीमत निकालने पर नीलामी हाउस ने फिर भी भारी लाभ कमाया। हताश टैंग वुलन की नीलामी में अब कोई रुचि नहीं रही। उसके मन में बस 1000 वर्षीय ड्रैगन स्केल फ्रूट की छवि घूम रही थी। एक एक कर वस्तुएं तेजी से बिकती रहीं और नीलामी सामान्य से भी अधिक सुचारू रही। वू झांगकोंग ने 2 इंटरमीडिएट एंट्री कार्ड कुल 26 लाख रुपए में आसानी से जीत लिए। फिर भी टैंग वुलन इस जीत से लगभग अनसुना था। ड्रैगन स्केल फ्रूट, मेरा ड्रैगन स्केल फ्रूट, यही उसके हृदय में गूंजता रहा। आज की केवल 3 वस्तुएं बाकी हैं और वे 3 बैटल आर्मर के पार्ट्स हैं। बहुत कठिनाई से हम ये प्राप्त कर पाए हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे अतिथि बैटल आर्मर से परिचित होंगे, जिन्हें आमतौर पर केवल बड़े मौसमी नीलामी में बेचा जाता है। आज मौका है, इसे पकड़ लीजिए। बैटल आर्मर? टैंग वुलन की किशोर ऊर्जा फिर से भड़क उठी। उसकी आंखें सीधे मंच पर जा टिकी। बैटल आर्मर कैसा दिखता है? मैंने कभी नहीं देखा। हमारा पहला बैटल आर्मर हिस्सा है एक बैटल आर्मर बेल्ट। आप सब जानते हैं कि बेल्ट बैटल आर्मर का ऊर्जा केंद्र होता है, क्योंकि ये डांटियन के सबसे निकट होता है, जहां सोल मास्टर्स अपनी शोल शक्ति को संचित करते हैं। शक्तिशाली सोल मास्टर्स अपनी शोल शक्ति को बेल्ट में प्रवाहित कर पूरे बैटल आर्मर में फैलाते हैं, जिससे सर्वोत्तम परिणाम मिलते हैं। ये एक पर्पल लेवल बैटल आर्मर बेल्ट है और इसके आधार पर पूरा सेट बनाया जा सकता है। कृपया स्क्रीन की ओर देखें। स्क्रीन पर एक मेटल की बेल्ट दिखाई दे रही थी, जिसका उत्कृष्ट निर्मित शरीर बैंगनी आभा से ढका था। अपने ब्लैकस्मिथ अनुभव से टैंग वुलन समझ गया कि ये कम से कम टून मेटल से बनी है। हालांकि संरचना अधिक जटिल नहीं थी। एक नज़र में ही उसे पता चल गया कि ये 1000 रिफाइंड मेटल से बनी है। हालांकि ये साधारण 1000 रिफाइंड मेटल से अलग थी। पूरी बेल्ट पर अजीब बैंगनी रंग वाली दानेदार रेखाएं दौड़ रही थी। ये है बैटल आर्मर। ये तो सामान्य बेल्ट से थोड़ा ही बड़ा है। बेल्ट के केंद्र में गोल आकार की एक विचित्र मेटल थी, जहां से बैंगनी प्रकाश सबसे तेज चमक रहा था, जिससे सामग्री का सही अनुमान लगाना मुश्किल था। धातु को मेका या सोल सर्किट के डिजाइन के अनुसार आकार देकर फिर उसे जोड़ा और उत्कीर्ण किया जाता है। ये सब एक मेका कुशलकार का काम है। एक उत्कृष्ट बैटल आर्मर के लिए डिजाइनर और कारीगर का एक ही स्तर पर होना आवश्यक है। यही कारण है कि एक द्वितीय व्यवसाय सोल मास्टर की शक्ति वृद्धि में बहुत मदद करता है। सबसे महत्वपूर्ण कारण है अपने बैटल आर्मर के साथ बढ़ी हुई तालमेल। वू झांगकोंग ने व्यावहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए टैंग वुलन को बैटल आर्मर की मूल विशेषताएं समझाईं। बैटल आर्मर, ये है बैटल आर्मर। टैंग वुलन के मन का अंधेरा पल भर में दूर हो गया और उसका चेहरा उत्साह से चमक उठा। मैं भविष्य में जरूर बैटल आर्मर बना पाऊंगा। भले ही मुझे मेका डिजाइन, सोल सर्किट या उत्कीर्ण ना आए, लेकिन मैं धातु को तो गढ़ सकता हूँ। मैं अभी भी 1000 रिफाइन कर सकता हूँ। ये निश्चित रूप से बैटल आर्मर बनाने की नींव होगी। वू झांगकोंग ने कहा, बैटल आर्मर सोल मास्टर का दूसरा जीवन होता है। एक उत्कृष्ट बैटल आर्मर अकेले ही सोल मास्टर की शक्ति 30% तक बढ़ा सकता है।
बैटल आर्मर और मेका का सबसे बड़ा अंतर है उनकी संगति। बैटल आर्मर उपयोगकर्ता और उसकी मार्शल आत्मा के अनुसार बनाया जाता है। ये सच है कि अब साधारण लोग भी मेका मास्टर बन सकते हैं और सहायक प्रकार के सोल मास्टर्स भी मेका की मदद से काफ़ी शक्तिशाली बन सकते हैं। लेकिन पिछले 1 लाख वर्षों में सच्ची शक्ति का मूल कभी नहीं बदला है। केवल असली प्रतिभाशाली सोल मास्टर्स ही सच्चे मायनों में शक्तिशाली अस्तित्व बन सकते हैं। इसी कारण असली बैटल आर्मर मास्टर्स निसंदेह शक्तिशाली सोल मास्टर्स ही होते हैं। स्वयं बैटल आर्मर में कोई शक्ति नहीं होती, वो केवल सोल मास्टर की क्षमताओं को बढ़ाता है। एक 6 रिंग वाला सहायक प्रकार सोल मास्टर यदि मेका पहने तो वो उसी स्तर के बैटल आर्मर वाले सोल मास्टर के सामने सिर्फ तोप का चारा है। ये दोनों के बीच की खाई है जिसे पाटा नहीं जा सकता। समझे? जी समझ गया, तांग वू लिन ने भारी सांस लेते हुए उत्तर दिया। वो पहले से ही सोल मेका का इतिहास जानता था। जब मेका पहली बार पेश किए गए थे, सोल मास्टर्स उन्हें लेकर सशंकित थे, क्योंकि वो साधारण लोगों और सोल मास्टर्स के बीच की दूरी कम कर रहे थे। इससे मार्शल सोल का महत्व भी घटता था। समान स्तर के सोल मास्टर्स लगभग बराबर शक्ति रखते, चाहे उनका मार्शल सोल कैसा भी हो। फिर आने वाले युग में जब सोल मास्टर्स ने बैटल आर्मर विकसित कर लिया, दुनिया फिर पहले जैसी हो गई। शक्तिशाली हमेशा शक्तिशाली रहते हैं। हालांकि तांग वू लिन समझ नहीं पा रहा था कि बैटल आर्मर पहने एक सोल मास्टर कितना शक्तिशाली होता है, लेकिन वू झांगकोंग के स्वर में बैटल आर्मर के प्रति गहरी श्रद्धा साफ झलक रही थी। जितने शक्तिशाली टीचर वू हैं, निश्चित ही उन्होंने बैटल आर्मर को अपनी आंखों से देखा होगा। प्रारंभिक बोली 2 मिलियन और न्यूनतम बोली वृद्धि 2 लाख। बोली लगाना शुरू करें। तीनों बैटल आर्मर के टुकड़े आसमान छूती कीमतों पर बिके। उनकी कुल बोली 20 मिलियन से भी अधिक पहुंच गई। ये स्वाभाविक था, आखिर वो बैटल आर्मर थे। लगभग सभी बैटल आर्मर किसी विशेष सोल मास्टर के लिए कस्टम बनाए जाते थे और शायद ही कभी बेचे जाते थे, इसलिए बाजार में मिलना कठिन था। इसके अलावा उनको बनाना भी मुश्किल था। हर टुकड़े के लिए 1000 रिफाइंड धातु की आवश्यकता थी और उसके मार्शल सोल के अनुरूप विशेष डिज़ाइन भी चाहिए होता था। कुछ अत्यंत अनोखे सोल मास्टर्स के लिए तो उनका बैटल आर्मर बाजार में रख भी दिया जाए फिर भी बिकना असंभव होता। इन कारणों से शक्तिशाली सोल मास्टर्स अपना समय अपना स्वयं का बैटल आर्मर बनाने में लगाते थे और दिव्य स्तर के मेका के लिए भी यही स्थिति थी। यहाँ तक कि 6 रिंग वाले सोल मास्टर्स के पास भी शायद ही अपना बैटल आर्मर होता था, केवल इसलिए नहीं कि उनके पास शक्ति की कमी थी, बल्कि इसलिए भी कि उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता था या वो बदकिस्मत होते थे। हर सहायक पेशा सीखना असंभव था और यदि सीख भी ले तो सोल मास्टर के विकास के लिए ऊर्जा नहीं बचती थी। अंत में उन्हें अपने लिए आर्मर तैयार करने, डिज़ाइन करने और समायोजित करने के लिए कारीगरों पर निर्भर रहना पड़ता था। हर बैटल आर्मर अपने उपयोगकर्ता के लिए शरीर और रक्त का विस्तार था, उनका सबसे मूल्यवान खजाना और शक्ति और धन का प्रतीक। बैटल आर्मर मास्टर्स महाद्वीप के सबसे प्रतिष्ठित अस्तित्व बन चुके थे। एक अकेला मास्टर एक पूरे मेका मास्टर रेजिमेंट पर भारी पड़ सकता था। बैटल आर्मर का उपयोग करने की योग्यता पाने के लिए कम से कम 4 सोल रिंग आवश्यक थे। ये आवश्यकताएं ही थीं जिनकी वजह से दूलो डाओ महाद्वीप के महान कबीले सदियों से अपनी स्थिति बनाए रख सके। उनके पास बैटल आर्मर बनाने के संसाधन थे और उन्हें पहनने वाले सोल मास्टर्स भी। हेवन डाओ इंपीरियल ऑक्शन से बाहर निकलने के बाद भी तांग वू लिन उत्साह से भरा हुआ था। यदि ड्रैगन स्केल फल एक बार प्रकट हुआ है तो वो दूसरी बार भी अवश्य प्रकट होगा। वैसे भी अभी मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। जब पर्याप्त धन कमा लूंगा मैं इसे जरूर हासिल करूंगा। बैटल आर्मर को देखने के बाद उसके दिल में एक आग सी जल उठी थी। उसके मन में खुद को बैटल आर्मर पहने हुए देखने के दृश्य घूम रहे थे। उसके द्वारा कल्पित वो प्रभावशाली रूप उसके खून को खौला रहा था। क्या बैटल आर्मर मास्टर्स पुराने जमाने के जनरलों की तरह होते होंगे? रुको, वू झांगकोंग ने पुकारा जब तांग वू लिन सराय की ओर लौट रहा था। तांग वू लिन रुक गया और बिना किसी स्पष्टीकरण के वू झांगकोंग उसे एक ओर ले गए। दोनों चुपचाप अन्य बोलेदाताओं को बाहर आते देखते रहे। तांग वू लिन ने कोई प्रश्न नहीं किया। उसका मन अभी भी बैटल आर्मर की रोचक कल्पनाओं में डूबा हुआ था। उसकी किशोरावस्था के उन्मुख प्रवृत्ति के लिए ये पर्याप्त था कि वो ड्रैगन स्केल फल के खोने का दुख भूल जाए। लेकिन जब एक परिचित आकृति उसके सामने आई, उसकी भौहें आश्चर्य से उछल गईं। क्या वो ब्रांच मास्टर झाओ नहीं है? मोटे से ब्रांच मास्टर ने ऑक्शन हाउस से निकलते ही सीधे उनकी ओर कदम बढ़ाए। उन्होंने एक जेट बॉक्स वू झांगकोंग को थमाया और फीके स्वर में बोले, पैसा कंपनी के खाते में वापस जमा करा देना, मैं चलता हूँ।
उन्होंने तांगवुलिन के सिर पर हल्के से हाथ फेरा और मुस्कुराकर चले गए, जिससे तांगवुलिन स्तब्ध रह गया। वू झांगकोंग के हाथों में जेट बॉक्स एक चमक के साथ गायब हो गया। मैं बाद में तुम्हारे उस विद्रोह प्रवेश कार्ड को बेचने में मदद करूंगा। उससे 2 मध्यम स्तर के प्रवेश कार्डों की कीमत निकल आनी चाहिए। ड्रैगन स्केल फल के पैसे तुम हमें वापस पहुंच कर दे देना, वू झांगकोंग ने अपने सामान्य ठंडे स्वर में कहा। ड्रैगन स्केल फल? आपका क्या मतलब है? और फिर अचानक उसे समझ आ गया। ब्रांच मास्टर झाओ की ऑक्शन हाउस से प्रस्थान की स्मृति अचानक जुड़ गई। छठे बॉक्स का रहस्यमयी बोलीदाता वास्तव में ब्रांच मास्टर झाओ ही थे। वही विजेता थे। इस नए दृष्टिकोण से देखें तो 5 मिलियन फेडरल कॉइन्स वास्तव में इतना महंगा भी नहीं था। टीचर वू ने 1000 जार फ्रोजन ग्रास पर ब्रांच मास्टर झाओ की प्रत्युत्तर बोली का फायदा उठाकर मेरे लिए कुछ पैसे बचा लिए। हालांकि वू झांगकोंग ने साफ कह दिया था कि ये कर्ज है, फिर भी तांगवुलिन के लिए यही ठीक था। वो इसे अपनी मेहनत से चुकाना चाहता था, दूसरों पर निर्भर होकर नहीं। तभी उसका मन साफ रहेगा। चलो वापस चलते हैं। गुरु शिष्य जोड़ी सराय की ओर लौट आई। कमरे में पहुंचकर वू झांगकोंग ने कहा, आज रात अच्छी तरह विश्राम करो। कल सुबह हम हेवन डाओ के स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में प्रवेश करेंगे और तुम्हारी स्पिरिट सोल को उन्नत करेंगे। उसके बाद ईस्ट सी शहर लौटेंगे। ठीक है। तांगवुलिन ने रात ध्यान लगाकर बिताई और सुबह भोर में पर्पल डेमन आई का अभ्यास किया। वो ऊर्जा से भरपूर था। ये यात्रा उसके लिए अत्यंत लाभदायक रही। उसे 4 स्पिरिट आइटम में से एक मिल गया था और बाकी कहाँ मिलेंगे इसका भी अंदाजा हो गया था। अब वो वू झांगकोंग के मार्गदर्शन में स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में प्रवेश करेगा। लगभग तय था कि वो 1000 साल की स्पिरिट सोल लेकर वापस आएगा। अब उसका बेकार सा लिटिल गोल्ड लाइट एक शक्तिशाली 1000 साल का लिटिल गोल्ड लाइट बन जाएगा। इस क्षण वो स्वयं से कह सकता था कि अब मैं कोई हारने वाला नहीं हूं, मेरे अंदर एक शक्तिशाली सोल मास्टर बनने की क्षमता है। सुबह सुबह वू झांगकोंग ने तांगवुलिन से सामान बंधवाया, कमरे से चेकआउट किया और वे स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म की ओर जाती सोल बस में सवार हो गए। ईस्ट सी शहर की तुलना में हेवन डाओ का स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म आकार में छोटा था, लेकिन विरासत से भरा था। हॉल में मौजूद चमकदार भित्ति चित्र स्पष्ट रूप से ईस्ट सी शहर की तुलना में कहीं अधिक जटिल कथा दर्शा रहे थे। लेकिन तांगवुलिन इन्हें देखने के मूड में नहीं था। वो उत्साह से फूला नहीं समा रहा था। न जाने मध्य स्तरीय स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म कैसा होगा। कार्डों का उपयोग आसान था। एक साधारण पंजीकरण के बाद उन्हें एक कमरे में ले जाया गया जो ईस्ट सी शहर वाले के समान था, बस छोटा और धातु की डिब्बियों की जगह कांच के कक्ष थे। उन्हें ले जाने वाले कर्मचारी ने दोनों की पहचान पर कोई प्रश्न नहीं किया। बड़े कबीले आमतौर पर अपने प्रतिभाशाली बच्चों को एक सक्षम व्यक्ति के साथ भेजते थे ताकि उनकी स्पिरिट सोल को सबसे अच्छे स्तर तक पहुंचाया जा सके। ये सामान्य बात थी। लेकिन जहां बड़े कबीले कार्ड आसानी से प्राप्त कर लेते थे, केवल सबसे प्रतिभाशाली बच्चों को ही ये अवसर मिलता था। कांच के कक्ष में प्रवेश करने से पहले दोनों को अपने कपड़े उतारने पड़े। ये अतिरिक्त प्रतिबंध मध्य स्तर में लगाए गए थे। वू झांगकोंग ने बताया कि स्पिरिट पैगोडा ने ये नियम इसलिए बनाया था ताकि कोई भी बैटल आर्मर पहनकर प्लेटफॉर्म में न जा सके। ये नियम क्यों है, ये केवल स्पिरिट पैगोडा के मुख्य लोग ही जानते थे। प्राथमिक स्तर में किसी के पास बैटल आर्मर होना असंभव था, लेकिन मध्य स्तर अलग था, इसलिए कड़ी जांच आवश्यक थी। तैयारी पूरी करने के बाद मेटल के छल्ले उनके शरीर पर कस दिए गए और कांच का आवरण धीरे धीरे बंद हो गया। प्रवेश की तैयारी करें। मेटल के छल्लों से एक सुनहरी चमक फूटी और तांगवुलिन के शरीर में झंझनाहट सी फैल गई। अगले ही क्षण बाहर का दृश्य गायब हो गया और उसकी दृष्टि एक अंधकारमय खालीपन में बदल गई। कुछ देर बाद यह अंधकारमयी जगह हरे भरे समुद्र जैसी बन गई, जिसकी ताज़ी हवा उसे अच्छी तरह परिचित थी। मध्य स्तरीय स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म, मैं आ रहा हूँ।